स्टूडेंट, SVN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का BSTC सेकेंड ईयर का टॉपिक चल रहा है भारतीय आर्य भाषाएं। तो भारतीय आर्य भाषाओं में हम दो प्रकार की भाषाओं का वर्णन कर चुके हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरी है आधुनिक काल आर्य भाषा। तो आज हम आधुनिक आर्य भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या था? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 2000 ईसा पूर्व तो मध्यकालीन में कौन सा आ जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो अब आधुनिक आर्य भाषा का देखते हैं। आधुनिक आर्य भाषा में क्या है? 1000 ईस्वी से अब तक। तो आधुनिक में जो हमारे भाषा का जो है अब चल रहा है, जो भाषा का वर्गीकरण है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हम भाषा का सामान्य बोलचाल में कैसे प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से कैसे सीखते हैं। तो इसमें भाषा का आधुनिक आर्य भाषा को कितने, जैसे इसके क्या क्या रूप है, ये भाषा कहाँ से आई, जैसे कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, तो उनके भी अनेक प्रकार में विभाजित किए गए हैं। तो हम चर्चा करें आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा क्या है? आधुनिक आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अब इसका भी विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक आर्य भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? अपभ्रंश से। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की किससे हुई थी? लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वैदिक में आ जाएंगे वेद, हमारे पुराण है उनसे संबंधित, और लौकिक में आ जाएंगे जो सामान्य जन की भाषा है, जो पंडितों ने तो उसे अब प्रयोग में लेना छोड़ दिया है, यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा हो गई हमारी। तो मध्यकालीन में कौन सी आ गई थी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के भी अनेक रूप थे, उनको भी अलग अलग भागों में, जैसे पाली में कुछ वेद, उपनिषद, संहिता, इनको लिया गया था। तो अब आगे देखते हैं आधुनिक आर्य भाषा की उत्पत्ति भी किससे हुई है? अपभ्रंश से। तो मूलतः क्या माना जाता है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति क्या मानी जाती है? अपभ्रंश से मानी जाती है, क्योंकि इनका तीनों कालों में इसका थोड़ा थोड़ा वर्णन मिलता है। तो इसका विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। आधुनिक आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास भी किससे हुआ है? आधुनिक का हुआ है। तो हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास भी किससे हुआ है? अपभ्रंश। और आधुनिक आर्य भाषा का विकास भी किससे हुआ है? अपभ्रंश से। तो हिंदी की जननी कौन हुई? अपभ्रंश भाषा। हिंदी की जननी हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा। तो इसको मूलतः क्या माना गया है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः अपभ्रंश से ही मानी गई है। तो अब देखते हैं कि इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? डॉक्टर AFR हॉर्नले ने। आधुनिक आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? डॉक्टर RFA हॉर्नले ने। डॉक्टर RF हॉर्नले के अनुसार इसका वर्गीकरण देखते हैं आधुनिक आर्य भाषा का। तो इन्होंने इसको कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया था। इसने कितने भागों में प्रकार? इसके 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकारों में देखते हैं हम। पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, यानी कि इन क्षेत्रों की भाषा, इसकी उत्तरी क्षेत्र की, पश्चिमी क्षेत्र की, पूर्वी और दक्षिणी गौड़ियन, दक्षिण क्षेत्र के लोगों की भाषा। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे पूर्वी गौड़ियन के अंदर आ जाएंगे बंगला, असमी, उड़िया, बंगला, असमी और उड़िया भाषा।
इन क्षेत्रों की भाषाएं ये आ जाएंगी, जैसे बांग्लादेश की बंगला, असम की असमी है और उड़ीसा की उड़िया भाषा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पूर्वी गोडियन के अंतर्गत। अब देखते हैं पश्चिमी गोडियन की कौन कौन सी आ जाएंगी। राजस्थान, गुजराती, राजस्थानी, गुजराती और सिंधी। ये भाषा किसके? पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। अब देखते हैं उत्तरी गोडियन की भाषा। उत्तरी गोडियन के अंतर्गत आ जाएंगी गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएंगी? गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। ये भाषाएं उत्तरी गोडियन के अंतर्गत आ जाएंगी। अब देखते हैं दक्षिणी गोडियन, तो उसके अंदर महाराष्ट्र की यानी मराठी भाषा आ जाएगी, जो महाराष्ट्र क्षेत्र के आसपास की है। मराठी महाराष्ट्र क्षेत्र के आसपास की। तो डॉक्टर R.F. हॉर्नले ने इसको 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भागों में पहला है पूर्वी गोडियन, दूसरा है पश्चिमी गोडियन, तीसरा है उत्तरी और चौथा है दक्षिणी गोडियन। तो पूर्वी गोडियन में कौन कौन सी आ गई भाषाएं? बंगला, असमी और उड़िया भाषा। इन क्षेत्रों की भाषा, जो इन देश हैं उनके क्षेत्रों की भाषा। पश्चिमी गोडियन में हमारी राजस्थानी, गुजराती और सिंधी आ जाएगी। अब आ गई उत्तरी गोडियन। उत्तरी गोडियन में कौन कौन सी आ गई? गढ़वाली, पहाड़ी और नेपाली। फिर देखते हैं हम दक्षिणी गोडियन, दक्षिणी क्षेत्र की भाषा मराठी भाषा। इस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? मराठी भाषा। तो ये हो गया R.F. हॉर्नले के अनुसार आधुनिक आर्य भाषा के 4 प्रकार। अब देखते हैं आगे हम उत्तर भारत में अपभ्रंश के। अब उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 रूपांतरण यानी कि 7 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत में अपभ्रंश को 7 भागों में बांटा गया है। तो ये 7 रूपांतरण प्रचलित है, जिनमें आधुनिक आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। तो अब देखते हैं ये 7 भाषाएं कौन कौन सी थी। तो अपभ्रंश का एक इधर तो लिखते हैं क्षेत्रीय रूप, अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप कि क्षेत्र कौन कौन सा। और अब आगे देखते हैं कि आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी, कि विकसित अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप में विकसित होने वाली आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी। विकसित होने वाली आर्य भाषाएं। अब ये 7 उत्तर भारत में अपभ्रंश को 7 भागों में, तो इनका अपभ्रंश का क्षेत्र यहाँ पर तो आ जाएंगे। इसका क्षेत्र कि कौन कौन से राज्य है या कौन कौन से देश है उसमें ऐसी भाषा बोली जाती है, और इनसे विकसित होने वाली आर्य भाषाएं, इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इनका वर्णन हम कर रहे हैं आगे कि शोरसेनी अपभ्रंश बोली जाती है। शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेन के आसपास का क्षेत्र। शोरसेनी अपभ्रंश में आ जाएंगी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ये हो गई जो शोरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आ जाएगी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब देखते हैं हम आगे पैसाची अपभ्रंश, जो पंजाब के आसपास का क्षेत्र आ जाएगा। पैसाची, इसमें पंजाबी भाषा आ जाएगी। यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन सा, पंजाब के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? पंजाब देश के आसपास का क्षेत्र। तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाएगी? पंजाबी भाषा। अब आगे देखते हैं हम ब्राह्मण अपभ्रंश। ब्राह्मण अपभ्रंश, इसमें कौन सी बोली जाएगी? सिंधी।
सिंधु देश की भाषा, जहाँ सिंधु नदी के थे दोनों किनारों पर जो बसे हुए लोग थे वो कौन सी भाषा का यूज लेते थे? सिंधी भाषा का यूज लेते थे। अब देखते हैं हम खस अपभ्रंश। खस में कौन सी आ जाएगी? पहाड़ी क्षेत्र की भाषा। खस में कौन सी आ जाएगी? पहाड़ी भाषा। यहाँ आ गई सिंधी भाषा, यहाँ आ गई पंजाबी भाषा। तो अब आगे देखते हैं इसके 7 प्रकार बताएं, तो ये 4 प्रकार तो हो गए। आगे देखते हैं इसके बारे में कि ये कौन कौन से प्रकार हो रहे हैं। तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में आ जाएगी मराठी भाषा। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी भाषा। और अब देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी में कौन सा आ जाएगा? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा भाषा का? अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, पूर्वी क्षेत्र की भाषा जहां सामान्य हिंदी की बोलचाल की भाषा है। तो अब आगे देखते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में कौन सी आ जाएंगी? बिहारी, उड़िया। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, उड़िया भाषा, बंगला और असमिया भाषा। असम के यहाँ पर आ जाएंगे मागधी में बिहार क्षेत्र की, उड़ीसा की, बांग्लादेश की और असम क्षेत्र की भाषा। तो ये देखो उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भागों में बांटा गया है। डॉक्टर RF है और नले ने तो इसके 4 भागों में विभाजित किया था। 4 भागों में पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी गोडियन। तो इनके अनुसार इनकी भाषाओं के नाम दिए गए कि इस क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। अब देखते हैं उत्तर भारत के 7 अपभ्रंश के 7 रूपांतरण है जो हमारी हिंदी भाषा के विकास में अत्यंत ही सहायक है। तो अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप में सोर्स है, अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आ रही है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। तो इसमें पश्चिमी क्षेत्र की भाषा आ जाएगी, राजस्थानी आ जाएगी और गुजरात क्षेत्र के आसपास की भाषा आ जाएगी। पैसाचे यानी पंजाब क्षेत्र की भाषा, जिसमें कौन सी भाषा ली जाएगी? पंजाबी भाषा। ब्राह्मण अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश में कौन सा आ जाएगा? सिंधी भाषा का प्रयोग किया गया जो सिंधु देश के लोगों के द्वारा प्रयोग में किया गया है। खस यानी पहाड़ी, खस यानी पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाएगी? पहाड़ी, जिसमें ये घुमंतु जाति के लोग रहते हैं, खस जाति के लोग रहते हैं, उनके द्वारा जो आम बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी भाषा, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी भाषा। तो वो वहाँ के व्यक्तियों के सामान्य बोलचाल की भाषा क्या हो जाएगी? मराठी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी यानी पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा आ जाएगा इसके अंतर्गत। अब देखते हैं मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में कौन कौन से भाषा का क्षेत्र आ जाएगा? बिहारी बोली जाएगी, उड़िया, बंगला और असमिया। तो ये हो गए हमारे और RF हॉर्नले और उत्तर भारत के अपभ्रंश के 7 भाग है, इसमें इनका वर्गीकरण किया गया है। अब आगे देखते हैं भोलानाथ तिवारी। इसमें क्या है? भोलानाथ तिवारी ने इसको छोटा करके 4 ही प्रकार बताए गए हैं। जैसे उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए, भोलानाथ तिवारी ने उसको छोटा रूप देकर 4 भागों को ही महत्वपूर्ण माना है। 4 भागों में उन्होंने जैसे ब्राह्मण और पैसाची को तो एक कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, मागधी और अर्धमागधी को मिला दिया। तो उसने भोलानाथ तिवारी के अनुसार देखते हैं, भोलानाथ तिवारी के अनुसार आधुनिक आर्य भाषा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण, आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण इसके अनुसार देखते हैं, इसने 4 भागों में विभाजित किया है। तो पहला है इसमें सोरसेनी, सोरसेनी। दूसरी है
मागधी और अर्ध मागधी, इनको उन्होंने एक जगह कर दिया इनका क्षेत्र, मागधी व अर्ध मागधी भाषा। अब देखते हैं तीसरी कौन सी बताई इन्होंने, महाराष्ट्री। महाराष्ट्री जो मराठी भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र क्षेत्र की, महाराष्ट्री भाषा। चौथी उसने ब्राचड़ और पैसाची को एक कर दिया गया है, ब्राचड़ व पैसाची भाषा। तो इसमें यही क्षेत्र आ जाएंगे, जैसे सोरसनी में तो आगे पश्चिमी हिंदी। बात ही एक ही है, बस इन्होंने इसका शॉर्ट रूप करके 4 भागों में कर दिया और इन्होंने 7 भागों में बांटा था। जैसे RF हॉर्नले ने इसके 5 भाग किए थे, तो इसी प्रकार अब क्या है कि आगे देखते हैं हम इसका। इसके वर्गीकरण हो गए भोलानाथ तिवारी के अनुसार हो गया। भोलानाथ तिवारी के अनुसार 4 भागों में उन्होंने मागधी और अर्धमागधी को एक जगह कर दिया, बाकी महाराष्ट्री को अलग कर दिया और ब्राचड़ और पैसाची यानी पंजाब क्षेत्र की भाषा को भी इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखते हैं हम इसके अनुसार आगे क्या है। आधुनिक आर्य भाषा में कुछ विचार हैं जो कि मान्य है। आधुनिक आर्य भाषा में क्या है, हिंदी व अन्य आर्य भाषाओं का, हिंदी व अन्य आर्य भाषाओं का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ है। अब क्या मानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति भी मूलतः क्या मानते हैं, शोर से नहीं अपभ्रंश से या अपभ्रंश से ही मानते हैं। तो हिंदी व अन्य आर्य भाषाओं की उत्पत्ति भी किससे हो रही है, अपभ्रंश से। तो अपभ्रंश को इसमें मुख्यतः सबसे उत्पत्ति किसकी मानी कि अपभ्रंश से हुई है। तो इसमें क्या हुआ कि इस विवेचन के आधार पर, इसके आधार पर हम भाषाओं का विकास क्रम देखते हैं कि हिंदी व अन्य आर्य भाषाओं का विकास भी क्या है, अपभ्रंश से हुआ है। तो इनके हिसाब से इनका विकास क्रम देखते हैं कि भाषा किस रूप से किस रूप में आई। तो भाषा पहले क्या थी, प्राचीन भारत में वैदिक संस्कृत थी, फिर उन्होंने लौकिक संस्कृत का रूप लिया, फिर मध्यकालीन में आ गई प्राकृत, पाली, मागधी, अपभ्रंश ये आ गई, फिर आधुनिक आर्य भाषा में क्या आ गया, अपभ्रंश का फिर से रूप आ गया। तो हम इसका वर्णन देखते हैं कि वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो विकास क्रम में इसका पहला क्या है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से क्या आई, पाली भाषा में, पाली से क्या आई, प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या हुआ, हिंदी की, अपभ्रंश से क्या हुआ, हिंदी भाषा में आई। अब हिंदी भाषा से क्या हुआ, हिंदी व अन्य आर्य भाषाएं भी हिंदी व अन्य आर्य भाषाएं भी इन्हीं से निकल कर आई। पहले वैदिक संस्कृत का रूप है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो संस्कृत के रूप है 2। तो फिर आ गए पाली में, फिर प्राकृत का रूप लिया, फिर अपभ्रंश का, और फिर हिंदी व अन्य आर्य भाषाओं के अंतर्गत गिनी गई। तो अब देखते हैं इसके अंतर्गत फिर हिंदी की उत्पत्ति मूलतः किससे मानी है। अब हिंदी की उत्पत्ति मुख्य रूप से क्या नाम दिया है, तो हिंदी की उत्पत्ति में मुख्य रूप से किसका नाम दिया है, हिंदी की उत्पत्ति मूलतः है शोर से नहीं अपभ्रंश से माना है। शोर से नहीं अपभ्रंश से माना है। हिंदी की उत्पत्ति आगे ना सारी भाषाओं में इसका वर्णन किया गया, जैसे संस्कृत से निकली अपभ्रंश भाषा, हिंदी की जन्य भी संस्कृत भाषाओं को कहा गया है। तो इसमें क्या हो गया, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका रूप परिवर्तन होते हैं। मुख्य रूप से किसका नाम दिया है, अपभ्रंश भाषा का, जो मुख्य रूप से हिंदी की उत्पत्ति में सहायक रही है। तो इसका प्रयोग सबसे ज्यादा अधिक लोग या अधिक बार इसका प्रयोग किया गया है हर क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखते हैं आधुनिक आर्य भाषा की विशेषताएं। हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लिया हमने,
कि इसके आधार पर भाषाओं का क्रमिक विकास हो गया। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, और फिर लौकिक संस्कृत, फिर इसके आगे आगे पाली भाषा, प्राकृत भाषा, फिर हिंदी के अंतर्गत आया और अन्य आर्य भाषाओं का रूप ले लिया। अभी इनकी देखते हैं विशेषताएं, आधुनिक आर्य भाषा की विशेषताएं। अब विशेषताएं में देखते हैं, जैसे पंजाबी भाषा है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ गए। सिंधु नदी है या सिंधी भाषा है, उसके अंदर कौन कौन से आ गए, वो कहाँ से निकली, कैसे हुई। तो सिंधी भाषा देखते हैं हम। सिंधी, इसकी विशेषताएं में आ जाएंगे कि सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु से है। सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु से है। अब सिंधु है तो सिंधु कौन सा जगह है? सिंधु देश के आसपास का क्षेत्र है, जो सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर, सिंधु देश में क्या होता है, सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए लोग तथा वहां के जन सामान्य की बोलचाल की भाषा, वहां के जन सामान्य की बोलचाल की भाषा। सिंधु देश है, जो सिंधी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु से है। सिंधु नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए लोग, उनके जन सामान्य की बोलचाल की भाषा है, तो उनके क्या करता है, वहां पर सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति भी हम इसी के आधार पर निकालते हैं कि सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु से, सिंधु में आ जाएंगे सिंधु नदी के किनारे आसपास के वहां के क्षेत्र के लोग। तो इसका क्या हो गया, सिंधी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, सिंधु देश से। सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं आगे, सिंधी भाषा की 5 मुख्य बोलियां कौन कौन सी है। सिंधी भाषा की 5 बोलियां जो वहाँ के क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रयोग में ली जाती है, उसके अंतर्गत आ जाएंगे बिचौली, सिराइकी, बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी, और लाडी। ये 5 भाषाएं हैं जो क्या है, सिंधु क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र की भाषा है। अब आगे देखते हैं हम कि पंजाबी शब्द किससे बना है। जैसे ये भाषाएं हैं तो पंजाबी भाषा शब्द कहाँ से बना है, तो पंजाबी भाषा शब्द इसमें क्या आ जाएंगे, पंजाबी भाषा शब्द का अर्थ है 5 नदियों का देश। पंजाबी भाषा शब्द का अर्थ क्या है, 5 नदियों का देश। अब पंजाब में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, पंजाबी क्षेत्र की भाषाएं। पंजाबी क्षेत्र की मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दोआबी और राठी। माझी, डोगरी, राठी, दोआबी। ये पंजाबी शब्द का क्या अर्थ हो गया, 5 नदियों का देश। इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, माझी, डोगरी, राठी और दोआबी। अब देखते हैं गुजराती। गुजराती का क्या है, गुजराती भाषा गुजरात की गुर्जर जाति से निकला है। गुजराती शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, गुजराती शब्द की उत्पत्ति गुर्जर जाति से। गुजराती शब्द की उत्पत्ति गुर्जर जाति से निकली है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें गुजराती में गुजरात का क्षेत्र आ जाएगा, गुजरात का क्षेत्र और वहां के जन सामान्य की भाषा,
वहाँ के जनसामान्य की बोलचाल की भाषा। प्रकार आ जाएगा महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी भाषा। महाराष्ट्र का क्षेत्र आ गया तो उसमें मराठी भाषा, तो मराठी भाषा का कौन सा क्षेत्र आ गया? महाराष्ट्र। तो अब ये हो गया आज का हमारा आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में वर्णन, जो आधुनिक 1000 ईस्वी से लेकर अब वर्तमान में जो चल रही है। तो इसका वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। भोलानाथ तिवारी ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है। RF होर्नले ने भी इसको 4 भागों में, तो उसका तो पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्र आ गया। और एक इसके 7 वर्णन किए थे मुख्यतया, तो उसमें सारी आ गई, उसमें पंजाबी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, अपभ्रंश, ये सारी भाषाएं उसके अंतर्गत आ गई। अब आगे इसकी विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं में क्या हो गया? सिंधी भाषा। सिंधी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु से हुई है, जहाँ सिंधी भाषा के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोग, वहाँ के जनसामान्य की बोलचाल की भाषा कौन सी हो गई? सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई। पंजाबी भाषा का शब्द है, वो 5 नदियों का देश है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं पंजाबी के अंतर्गत? माझी, डोगरी, राठी और दोआबी। आगे देखते हैं गुजराती शब्द की उत्पत्ति गुर्जर जाति से हुई है, वहाँ के जनसामान्य की बोलचाल की भाषा वो इसके अंतर्गत गिनी जाती है। और महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई हमारी आर्य भाषाएं कंप्लीट। तो अब अगला टॉपिक लेंगे हम NCF 2005 के अनुसार हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और उसका मूल्यांकन, वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।